हम हम कर रहे थे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। सबसे पहले हमने की थी डॉक्टर नारायण भोलेनाथ तिवारी की डेफिनेशन, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारे पास मानव उच्चारण को अवयव से उच्चारित यदा इच्छिक ध्वनि प्रत्ययों की वह व्यवस्था जिससे समाज विशेष के लोगों विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाषा। उसके बाद हमने देखा था कि संसार में कुल कितनी भाषाएं हैं, 3000। सबसे पहले उन्हें किसने, विद्वान ने वर्गीकृत किया, उसका नाम था हेमबोल्ट। कितने में वर्गीकृत किया, 1822 ईस्वी में। कितने भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया, 13 भाषा परिवारों में। उसके बाद हमने देखा था कि डॉक्टर धैर्येंद्र वर्मा ने 12 भाषा परिवारों में दिया है, भारतीय जो कि थे भारतीय विद्वान थे। और डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने 18 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया है। इनमें से एक आती है बहुरूपीय भाषा परिवार। इसमें उच्चारण दृष्टि का भेद था, जिसको किसने खोजा था, अस्कोली ने खोजा था। और वर्गीकृत किसने किया था, वॉर्नर ब्रैंडन ने। उसके बाद हमने किया था कि जो हमारे पास बहुरूपीय भाषा परिवार है, उच्चारण की दृष्टि के बेस से हमारे पास उसको वर्गीकृत 2 भागों में किया गया था। एक था शेतुमन, एक था केतुमन। शेतुमन कितने प्रकार की शाखाएं थी, 5 थी। उनमें से 5वीं कौन थी, भारतीय ईरानी शाखा। और ईरानी शाखा को भी आगे 3 भागों में विभाजित किया था। पहला था दर्द ईरानी और भारतीय आर्य भाषा शाखा। फिर भारतीय आर्य भाषा का हम प्रवेश कब से मानते हैं, 1500 ईस्वी पूर्व से। उसको भी हमने 3 भागों में बांटा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इनका हमने काल विभाजन देखा था सबका, और उसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, किस किस काल में आती हैं, वो देखी थी। उसके बाद हमने किया था सबसे पहले कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसमें वैदिक संस्कृति के जितने कितने स्वर थे, लिंग, काल, कार जो भी थे। उसके अलावा हम कर रहे थे अब लौकिक संस्कृत भाषा, जिसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, 1800 ईस्वी पूर्व से, या हम कह सकते हैं 500 ईस्वी तक, या कह सकते हैं कुछ में आ जाता है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक। इसमें क्या था कि जो वैदिक संस्कृत में कठोर नियमों को सरल बनाया गया। इसका लोगों ने बोलचाल के लिए इस भाषा का प्रयोग किया। इस भाषा का अर्थ में आचार्य पाणिनि ने अपना ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ था उनका, अष्टाध्यायी लिखा। अर्थात इसे भाषा के लौकिक संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वाल्मीकि कृत रामायण है। रामायण में वाल्मीकि ने लौकिक संस्कृत को भाषा के अर्थ में पहली बार प्रयोग किया। उसके बाद हमारे पास आती है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जो आज का हमारा टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले आते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसमें क्या है, ये इसकी कब से समय तक है, 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। सबसे पहले इसमें आती है प्रथम प्राकृत, फिर मध्य प्राकृत, फिर उत्तर प्राकृत। प्रथम प्राकृत को पाली भी कहते हैं, उत्तर प्राकृत को हम क्या कहते हैं, अपभ्रंश कहते हैं। कुछ इसमें मैंने कल एक बैठाया था, अवहट भी होते हैं। अवहट का समय सीमा क्या है हमारे पास, 800 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक। प्रथम प्राकृत हमारे पास, इसे भारत की प्रथम जनभाषा कहते हैं। इसे सुनीति चटर्जी व उदय नारायण ने मध्य देशी भाषा नाम दिया। इसको देवेंद्र शर्मा ने मथुरा की भाषा कहा। एक तो नाम क्या हो गया इसका, मध्य देशाई भाषा, एक नाम क्या हो गया, मथुरा की भाषा। प्रथम प्राकृत को पाली भी कहते हैं। जो ये पाली है, इसका मतलब क्या होता है, भाषा। अगर पाली पर बड़ी ई की मात्रा आ जाए तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास शहर हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी शुद्ध में पूछ लेते हैं। अगर छोटी ई की मात्रा आ रही है हमारे पास तो उसे क्या कहेंगे, वो भाषा की प्रयोग हो रही है, भाषा की तरह। अगर हमारे पास बड़ी ई की मात्रा आ जाए तो वो वहाँ पर क्या होगी, एक शहर के नाम की तरह प्रयोग हो रही है। उसके बाद तथा मागधी भी कहते हैं, इसे मागधी भी कहते हैं। प्रथम प्राकृत ही बौद्ध धर्म की भाषा है, जिसमें बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों की रचना हुई है। महात्मा बुद्ध अपने उद्देश्य इसी भाषा में देते थे, इसी कारण इस भाषा को बौद्ध वचन की भाषा कहा गया। प्रथम प्राकृत का सर्वाधिक विकास सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ। सम्राट अशोक के शिलालेख इसी भाषा में लिखे जाते हैं, इसलिए इसे अभिलेखी भाषा और शिलालेख भाषा कहते हैं। प्रथम प्राकृत में अनुस्वारों को निघंट करके इसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उसके बाद आती है मध्य प्राकृत भाषा।
इसकी समय सीमा क्या है? 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। इसे जैन धर्म के उपदेश मिलते हैं इसमें। इसे वास्तविक प्रकृति कहा जाता है तथा इसे साहित्यिक प्रकृति भी कहा जाता है। संस्कृत नाटकों के अधम पात्र, छोटे पात्र प्रकृति बोलते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास उत्तर प्रकृति, जिसका समय सीमा क्या है? 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। इसे अपभ्रंश भी कहते हैं। इसमें भाषाओं की संधि होने के कारण डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे क्या कहा है? संधि काल कहा है। अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग ज्योति ईश्वर ठाकुर ने किया। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंशों की संख्या को लेकर मतभेद है। कोई इनकी संख्या 8, कोई 6, कोई 2 मान रहा है। इसमें स्वरों की संख्या 8 रही है। अपभ्रंश की संख्या 6 मानने वाले में से नगेंद्र भोलेनाथ तिवारी 8 वास्तविक रूप से इसकी 8 संख्या रही है। और 2 किसके माने हैं? नामवीर सेन ने। और 4 किसके माने हैं? याकोबी ने। उसके बाद है हमारे पास उत्तर प्रकृति के अपभ्रंश। डॉक्टर याकोबी ने अपभ्रंश को कितने भागों में हमें देखा था? 4, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिण। नामवीर सिंह ने इसे 2, पूर्वी और पश्चिमी कहा है। उसके बाद है डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी और डॉक्टर नगेंद्र का, जिन्होंने इनकी संख्या अपभ्रंशों की 6 मानी है। उन्होंने खस व टक को अपभ्रंश नहीं माना। वैसे 8 है, बट जो भोलेनाथ तिवारी और नगेंद्र उन्होंने 6 मानी है। खस व टक को वो अपभ्रंश नहीं मानते। जो 6 हैं वो इस प्रकार हैं: शोरसेनी, खस, कैकई या पचाशी भी कहते हैं, टक, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। उसके बाद है हमारे पास अपभ्रंश में सबसे पहले आती है शोरसेनी अपभ्रंश। इसमें आती है राजस्थानी, गुजराती, पश्चिम हिंदी। पश्चिम हिंदी में आती है ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली। खस में आती हैं पहाड़ी भाषाएं जैसे पूर्वी पहाड़ी, कुम्यानी, नेपाली। कैकई या पचाशी में लहंदा, टक में पंजाबी, प्रांचल अपभ्रंश में सिंधी, महाराष्ट्री अपभ्रंश में मराठी, मागधी असमिया, बिहारी, उड़िया और बंगला, अर्धमागधी अवधी, बंगाली, छत्तीसगढ़ी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप सबको लर्न होना ही चाहिए। इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है तो आप सबको ये लर्न करना ही करना है। उसके बाद हमारे पास आती है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसे 1000 ईस्वी पूर्व। सबसे पहले हमारे पास आधुनिक आर्य भाषा आती है, जिसका समय सीमा कहाँ से है? 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर अब तक। होर्ने ने सन 1880 में आधुनिक आर्य भाषाओं का प्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत किया। जो हमारे पास सबसे पहले आया था उसमें सभी भाषाओं को, जो 3000 भाषाएं तो उनको वर्गीकृत किया गया था। अस्कोली ने किया था जो। और जो जे है इसने आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया कितने? 1880 में। इन्होंने अपनी पुस्तक व कोऑपरेटिव ग्राम ऑफ द गोंडस लैंग्वेज में, गोडिस की लैंग्वेज में आधुनिक आर्य भाषाओं के दिशा आधारित 4 वर्ग की हैं, जो निम्नलिखित हैं: पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। उसके बाद आता है हमारे पास जॉर्ज ग्रीसन। जॉर्ज ग्रीसन ने 1920 ईस्वी में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में प्रस्तुत किया। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में आधुनिक आर्य भाषाओं के 3 वर्ग बनाए, जो निम्नलिखित हैं: बहिरंग, मध्यवर्ती, अतरंग। ये इनके हैं। उसके बाद हमारे पास आता है आधुनिक आर्य भाषाओं की बोली का परिचय। सबसे पहले है शोरसेनी अपभ्रंश। इसमें उपभाषा कौन कौन सी आती है? पश्चिमी, राजस्थानी, गुजराती। पश्चिमी हिंदी में ये आती हैं। राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और दुधारी आती है। पश्चिमी हिंदी में ब्रज बोली, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। पहले है सबसे पहले हमारे पास खड़ी बोली। इसकी प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। इसके आधुनिक काल में प्रथम कवि श्रीधर पाठक है। खड़ी बोली का नामकरण लल्लू लाल ने अपने ग्रंथ प्रेम सागर 1803 ईस्वी में किया। खड़ी बोली के शब्दों का अंतर आकारांत है, अर्थात इसके शब्दों के अंत में आ से होता है, जैसे घोड़ा, छोड़ा, बड़ा। खड़ी बोली के क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिजनौर, मरेठ, रायबरेली ये सब हैं। खड़ी बोली का नामकरण विद्वान। सबसे पहले राहुल शंकरयात ने खड़ी बोली को कोरवी कहा। सुनीता कुमारी चटर्जी ने इसे जनपदीय हिंदी बोला। जॉर्ज ग्रीसन ने वर्नाकुलर बोला। गिल क्राइस्ट ने इसे टकसाली बोला।
खड़ी बोली को राहुल सक्रान ने कोरवी कहा और कोरवी का शुद्ध रूप बिजनौर में प्रचलित है। उसके बाद आती है हमारे पास ब्रज। इसका शब्द शोरसेनी अपभ्रंश से है। इसका संबंध शोरसेनी अपभ्रंश से है। ब्रज पश्चिमी हिंदी भाषा वर्ग की बोली है। ब्रज का शाब्दिक अर्थ चारागाह है। ब्रज को अंतर्वेदी भी कहा जाता है। जब ब्रज का बंगला के साथ मिश्रण होता है तो इसे ब्रज बोली कहते हैं, जो आजकल कहाँ पर है, बंगाल में है। जब बंगाल के साथ अवधी का मिश्रण हो जाए तो इसका नाम गोहारी हो जाता है। ब्रज का क्षेत्र भरतपुर, धौलपुर, करौली, मथुरा, आगरा, मैनापुरी है। ब्रज एक बोली परंतु इसके भरपूर साहित्य की रचना हुई है। ब्रज में 400 वर्षों तक साहित्य रचना की गई है। सूरदास ब्रज में 1.25 लाख पद रचे हैं। सूरदास जी ने कितने पद रचे हैं? 1.25 लाख पद रचे हैं। ब्रज ओंकारत होती है, अर्थात इसके अंत में क्या आता है? ओ आता है। ब्रज में श, श, स न होकर स होता है। ढ, ढ, ल के स्थान पर र का प्रयोग होता है, जैसे छड़ी की जगह पर छरी, सड़क, सरक, लड़का, लड़का। अब आगे हमारे पास आती है अवधी भाषा। यह अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोली है। इसके अन्य नाम बेसवाड़ी, गोहारी, कसौली। क्षेत्र कौन सा है अवधी का? उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मिर्जापुर, उन्नाव, अयोध्या, गोरखपुर इसका प्रचलन है। अवधी में राम काव्य की भाषा रही है। ये अवधी में कौन सा काव्य रचा गया? राम काव्य रचा गया। इसमें ल, ढ, ढ का उच्चारण र की तरह होता है। न का उच्चारण न के रूप में होता है। बिहार के मुसलमान अवधी बोलते हैं। बिहार के मुसलमान क्या बोलते हैं? अवधी बोलते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास भोजपुरी। भोजपुर राजा भोज के द्वारा बसाया गया नगर के नाम पर नामकरण हुआ। क्षेत्र बिहार का पटना, हजारीबाग, रांची, बरेली, गोरखपुर आदि। इसे बिहार में पूर्विया बोली कहते हैं। इसे साहित्य रचना तो शून्य है परंतु इसे बोलने वाले की संख्या अधिक है। भारतीय सिनेमा के पूर्वीय पात्र ही बोलते हैं। राजस्थानी का संबंध किससे है? शोरसेनी अपभ्रंश से है। बोलियां कौन सी आती हैं इसमें? मालवी, ढूढ़ाड़ी, मेवाती। जो मारवाड़ी है इसे पश्चिमी राजस्थानी, मालवी को दक्षिणी राजस्थानी, ढूंढाली को पूर्वी राजस्थानी और मेवाती को उत्तरी राजस्थानी कहते हैं। पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी मूल रूप से यही राजस्थानी है। इसका गुजराती से घनिष्ठ संबंध है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े भूगाल पर फैली है। इसकी निकटता गुजराती से भी है। इसके क्षेत्र इस प्रकार हैं। सबसे जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर आपको सभी याद रखने हैं। सर्वप्रथम उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुवलयामल में इसका बुरवानी कहा। मड़वाड़ी की बोलियां ये है। मड़वाड़ी के साहित्यिक रूप ही डिंगल है। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप ही डिंगल है। ये लाइन आपको लर्न करनी है। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप को हम क्या कहते हैं? डिंगल कहते हैं। फिर पूर्वी राजस्थानी, इसके क्षेत्र, अन्य बोलियां जो इसके अंडर आती हैं। उसके बाद आता है मेवाती, इसका क्षेत्र और इसके मेवाती पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतुबंध का काम करती है। मौलवी या दक्षिणी राजस्थानी, इसका क्षेत्र कौन सा है? कोटा, झालवाड़, प्रतापगढ़, रतलाम, उजनेर, इंदौर। जब मौलवी के साथ मारवाड़ी मिल जाती है तो रांगड़ी कहलाते हैं। क्षेत्र ढूढ़ी। मालवी का अन्य बोली निमाड़ी, कराड़ी, सोदवाड़ी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। आपको बस ये याद होना चाहिए कि हमारे पास जो राजस्थान है उसकी कौन कौन सी निम्नलिखित बोलियां, ये 4। इसके अलावा इनके क्षेत्र लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक ये लर्न होना चाहिए कि सेतुबंधु का काम कौन सी भाषा करती है। उसके बाद हम करते हैं पिंगल भाषा। पिंगल भाषा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है हमारे पास? जब अपभ्रंश के साथ ब्रज का मेल होता है तो उसे पिंगल भाषा कहते हैं। पिंगल भाषा श्रृंगार प्रधान है। पिंगल भाषा क्या है? श्रृंगार प्रधान भाषा है। आपको बस ये याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। पिंगल भाषा, एक डिंगल होती है, एक पिंगल होती है। आप डिंगल कमेंट में बताना कि कौन सी भाषा होती है।
पिंगल भाषा पता चली जो अपभ्रंश के साथ ब्रज का मेल होता है। किसका? ब्रज का मेल अपभ्रंश के साथ होता है। आपको बताना है उसमें अपभ्रंश का मेल किससे होता है। भाषा की एक रीति मूलक वर्गीकरण यह दो प्रकार से होती है, अयोगात्मक योगात्मक भी आगे तीन प्रकार की, अश्लिष्ट, विपरलिष्ट, श्लिष्ट। श्लिष्ट को भी हम दो भाग में बांटते हैं, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी। बाह्यमुखी को भी हम दो भागों में बांटते हैं, संयोगात्मक, वियोगात्मक। हमारे पास संयोगात्मक संस्कृत होती है और हिंदी को हम वियोगात्मक कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आने वाली वीडियो को भी देखना मत भूलना। उसके बाद आती है हमारे पास खड़ी बोली। इसे हिंदुस्तानी, नागरी, सरहदी, कोरवी आदि नामों से जाना जाता है। 20वीं सदी में हिंदी भाषा साहित्य इसी खड़ी बोली में प्रकृष्ट रूप से लिखा गया है। यह दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, देहरादून, बुलंदशहर, मुरादाबाद तथा रामपुर जिलों में बोली जाती है। कोरवी का शुद्ध रूप बिजनौरी है। कोरवी का शुद्ध रूप क्या है? बिजनौरी है। खड़ी बोली को कोरवी राहुल संक्रांत ने कहा। किसने कहा खड़ी बोली को? कोरवी राहुल संक्रांत ने कहा। भाषा का राजभाषा रूप इसी बोली पर आधारित है। खड़ी बोली हिंदू के लिए सुनीता कुमार चटर्जी ने क्या कहा है? जनपदीय हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। गिल क्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली बताई। ये हम पहले कर चुके हैं, रिवीजन के लिए फिर से डाला गया है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ये हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद आता है हमारे पास बुंदेली। ये एक बारी आप देख लो, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पास बुंदेली। हिंदी मास्टर अकेडमी में तो कम पूछते हैं। उसके बाद है भांगरू, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कनौजी, कनौजी में ये आपको बात याद रखनी चाहिए कि इसमें कोई सी भी प्रकार का साहित्य की रचना नहीं हुई है। उसके बाद आता है ब्रज भाषा। यह शोरशनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी की बोली है। यह आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मणिपुरी, ईटा, बुढ़िया बोली जा चुकी है। ये भी हम पहले वैसे तो कर चुके हैं। इसी में कृष्ण काव्य लिखा गया, ये हम कर चुके थे। ब्रज बोली, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ओंकारित होती है, इसमें केवल एक दंत्य स होता है, इसमें न का प्रयोग होता है, ढ ब के जाके र का प्रयोग होता है। इसके बाद आती है अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी अपभ्रंश के तीन प्रकार, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, एक मिनट, अवधी की विशेषताएं, बघेली, छत्तीसगढ़, भोजपुरी, मगही, मथेली। उसके बाद आता है राजभाषा का सारा अनुच्छेद आते हैं, एक मिनट। मातृभाषा, आपको ये बात ध्यान रखनी है, जैसे खड़ी बोली में अंकारत होता है, ब्रज बोली में ओंकारत होता है और अवधी में अहंकारत होता है। बंगेली से हम कल से करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।